श्रीचैतन्य मनो प्रापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् कृतांशः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृष कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है अराउंड 3 वीक्स बाद। यस, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की हेल्थ अभी सही है और अभी डॉक्टर्स लगे हुए हैं, बट महाराज अभी हेल्दी हैं। यस, सो हम सेशन स्टार्ट करेंगे और ऑलमोस्ट हम एक लंबे गैप के बाद 3 वीक्स के गैप के बाद फिर से कनेक्ट हुए हैं। सो जस्ट एक बैकग्राउंड, हम एक कोर्स कर रहे थे 21 टाइमलेस प्रिंसिपल्स फॉर लाइफ फ्रॉम रामायण, और उसमें अराउंड हमने 10 सेशंस कवर कर लिए हैं और आज 11 सेशन होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ राम राज। क्योंकि ये राम राज्य आप सबने सुना होगा वर्ड बहुत ज्यादा कि राम राज्य एक ऐसा दिन आएगा, राम राज्य होगा, लेकिन भगवान राम के लिए लड़ाइयां हैं, भगवान राम मंदिर की स्थापना के लिए लड़ाइयां हैं और सब चाहते हैं राम राज्य, बट वो राम राज्य है क्या, उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आप सब तैयार हैं? मुझे ना किसी की आवाज आ रही है ना किसी का चेहरा दिख रहा है। यस जी जी। यस, तो वेरी गुड। सो हम जैसा कि आपने देखा होगा, आज जनरली हम कुछ कुछ सेक्शंस उठा के देखते थे रामायण से, लेकिन आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन देखेंगे जो कि एक कॉन्वर्सेशन है भगवान राम और भरत के बीच का। जैसे महाभारत का अगर आप बोले कि महाभारत का जो एपिटोम है वो क्या है, तो वो एक तरह से वो कॉन्वर्सेशन है कृष्ण और अर्जुन के बीच में। वो कॉन्वर्सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है महाभारत का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग्स है महाभारत की। उसी प्रकार से रामायण का एपिटोम क्या है, वो कौन सा कॉन्वर्सेशन हुआ जो कि रामायण के अंदर हुआ और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग्स है हमारे लिए, स्पेशली जो लोग लीडर्स बनेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, घर के, फैमिली के, कहीं भी आप लीडर्स बनते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन मिलता है भरत और राम का संवाद। सो जैसे कि स्टोरी थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि जैसे भगवान राम को वनवास हो जाता है, और हमने पिछले के सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कैसे भरत पहुंचते हैं भगवान राम तक वन में। और ये जो भगवान राम और भरत का जो मिलन हो रहा है ये अराउंड 12 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि विवाह के तुरंत बाद ही एक तरह से भरत चले गए थे और 12 साल से भरत कैकेय देश में थे। और ये जब भगवान राम को वनवास हो गया और भगवान राम वन की तरफ चले गए, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, तब भरत को पता चला और तब भरत आए। और फिर जब देखा अयोध्या में और उनको पता चला कि उनकी मदर का इंटेंशन था उनको राजा बनाने का, उन्होंने बिल्कुल भी रिजेक्ट किया एक तरह से, और उन्होंने क्या चूज किया कि मैं भगवान राम को वापस लेके आऊंगा, वही रियल रियल डिजर्विंग कैंडिडेट है
यहाँ पे इस देश को, इस राज्य को राज करने के लिए। ठीक है, तो अब कॉन्वर्सेशन है, और ये कॉन्वर्सेशन हम अगर आप देखेंगे तो इसमें 100 श्लोक हैं, और ज्यादातर श्लोकास में कच्चित 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 वर्ड आता है। सो कुछ भी पूछे उससे पहले ही भगवान राम भरत से ये सेट ऑफ लाइंस बोलते हैं, सेट ऑफ श्लोकास बोलते हैं, है ना, सेट ऑफ सर्ग बोलते हैं। और ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन स्टार्टिंग का कर रहे हैं भगवान राम, ये इस सेंस में नहीं कर रहे हैं कि यू शुड डू इट, है कि नहीं, रादर देन भगवान राम ऑलरेडी कंसिडर करके चल रहे हैं कि भरत की लीडरशिप कैपेबिलिटीज पे उनको इतना विश्वास है, और वो इस एंगल से बोलते हैं कि आई होप आप ये कर रहे होगे। जो चीजें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन का जो मूड है, भगवान राम का ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है भरत पे कि आई होप आप ये सारी चीजें कर रहे होगे, आपकी लीडरशिप में अयोध्या में ये सारी चीजें चल रही होंगी। और उसके माध्यम से एक भगवान राम एक पिक्चर दिखाते हैं कि आइडियल अयोध्या या जो राम राज्य हम कहते हैं वो कैसा दिखता है, कैसा हो सकता है, वो हम समझ सकते हैं। सो इस पूरे कॉन्वर्सेशन को, अगर ऐसा नहीं होगा कि जब आप रामायण जाओगे तो आपको एक कॉन्वर्सेशन थीम वाइज मिलेंगे, लेकिन इट इज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन, स्पॉन्टेनियस कॉन्वर्सेशन फ्रॉम लॉर्ड राम। लेकिन इसमें कुछ कुछ श्लोकास को एक जगह कैटेगराइज करके हमने 5 थीम बनाया है, जिसपे हम डिस्कस करेंगे। 5 थीम्स के अराउंड मेजर कॉन्वर्सेशन है, जो कि एक लीडर्स के लिए या फिर कोई भी व्यक्ति के लिए बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली लीडर्स के लिए है ये सेशन, कि क्या चीज उसको एक अच्छा लीडर, अच्छा मैनेजर, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाला व्यक्ति, अच्छा घर चलाने वाला व्यक्ति, अच्छा देश चलाने वाला व्यक्ति, ये 5 चीजों का अगर ख्याल करेगा देन ही कैन आइडियली मैनेज। तो क्या है, पहला है, इसमें 5 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी डिस्कस होंगे। पहला है रिस्पेक्ट मैनेजमेंट, सेकंड इज डिसीजन मैनेजमेंट, थर्ड इज रेपुटेशन मैनेजमेंट, फोर्थ इज टीम मैनेजमेंट, एंड फिफ्थ इज कैरेक्टर मैनेजमेंट। ये 5 चीजों, 5 मेजर थीम्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि उस कॉन्वर्सेशन में ही भगवान राम भरत को बोल रहे हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? बोलिए जी हाँ, प्रभु। तैयार। थैंक यू। जी प्रभु जी। थैंक यू। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लोग पैरेलली कुछ कर रहे हैं तो कर लीजिए, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप लिखेंगे ये चीज, जितना आप लिख पाएंगे उतना ही आपको हेल्पफुल रहेगा। पहला है रेस्पेक्ट मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लीडर्स जो भी बनते हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या उनका जो फर्स्ट क्वालिटी जो उनको डेवलप करना चाहिए वो होता है कि हाउ दे आर एबल टू रेस्पेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, जो कि डिस्कस होगा। सो सबसे पहला चीज जो पूछते हैं भगवान राम, पूछते हैं कि क्या आप, आई होप सो, आई होप सो यू आर डीलिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्पिरिचुअल गाइड्स ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी, who are men of knowledge, torch bearers of knowledge, and they should always be respected. So first expectations जो है भगवान राम का भरत जी से, वो क्या है कि जो लोग स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, मेंटर्स हैं, उनका रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन दे शुड बी रेस्पेक्टेड फर्स्ट। लेकिन इसलिए आप देखोगे भगवान राम या पिछले जितने भी राजा होते थे उनको क्या बोला जाता था, राज ऋषि। लेकिन क्यों? क्योंकि वो राजा का कर्तव्य करते थे, लेकिन स्वभाव से देवर ऋषिज, एंड दे न्यू कि भाई कुछ भी चीज लॉन्ग टर्म चलानी है उसके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्या होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आता कहां से? फ्रॉम दोज पीपल हु आर प्रोपाउंडिंग दिस नॉलेज टू द वर्ल्ड।
क्यों रेस्पेक्ट करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं या स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, राजा को उनको रेस्पेक्ट करने का नीड इसलिए इंपॉर्टेंट है, दो रीजन है। सबसे पहला तो ये लोग धन के ऊपर कार्य नहीं करते हैं। पहले के जो गुरुज होते थे, ऋषि होते थे, वो धन के ऊपर कार्य नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो आपसे सैलरी लेंगे, धन लेंगे, तो दे बिकम बाउंड टू डू टू से जो कि आप उनसे चाहते हो कहलवाना, है कि नहीं? इसलिए आजकल जो एजुकेटर्स होते हैं, दे आर इंटरेस्टेड मोर इन मैन्युफैक्चरिंग द नॉलेज व्हाट यू नीड, है कि नहीं? जो कि आप इजिली तरीके से कर सकते हो, या फिर मतलब जैसा आप चाहते हो, दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू यू। एंड उसका उसका रीजन है कि कई बार वो लोग जो कि सत्य है, जो कि आप गलत कर रहे हो, वो भी आपसे नहीं कह पाते, बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल आर पेइंग टू देम। इसलिए स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं, स्पिरिचुअल एजुकेटर्स होते हैं, दे डोंट चार्ज मनी, एंड दैट इज वाई दे कैन बोल्डली स्पीक द ट्रुथ टू यू। और they will not reveal wisdom, they will not reveal spiritual knowledge to you until they are respected। ये सिद्धांत है। हो सकता है आप उनको पकड़ लो, है ना, जबरदस्ती बैठा लो, लेकिन they will not reveal the spiritual wisdom to you until you respect them। हो सकता है वो बोल भी दें, हो सकता है आप उनकी किताब ले भी लो, लेकिन आप उस स्पिरिचुअल विजडम को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि स्पिरिचुअल विजडम को होल्ड करने का जो एटीट्यूड है ना, वो है रिस्पेक्ट। लेकिन जो जिस डिग्री में रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड डेवलप करता है, उतने डिग्री में विजडम या स्पिरिचुअल नॉलेज होल्ड कर सकता है, लेकिन सो पहला तो ये रीजन है। दूसरा, स्पिरिचुअल लीडर्स को रेस्पेक्ट एक लीडर को क्यों करना चाहिए? क्योंकि इफ अ लीडर इज रेस्पेक्टिंग स्पिरिचुअल एजुकेटर्स, तो जो बाकी प्रजा होगी वो क्या करेगी? वो भी देखेगी कि भाई ये इन स्पिरिचुअल एजुकेटर्स को, स्पिरिचुअल टीचर्स को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, दे विल ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस, और वो भी क्या करेंगे? रेस्पेक्ट करने का प्रयास करेंगे। और उनके रेस्पेक्ट करने के प्रयास में क्या होगा? जो पूरी प्रजा होगी, दे विल गेट डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक रेस्पेक्टफुल कल्चर, जहां पे वो स्पिरिचुअल वैल्यूज को रेस्पेक्ट करेंगे, स्पिरिचुअल एजुकेटर्स को रेस्पेक्ट करेंगे। तो इससे धीरे धीरे जो प्रजा होगी वो भी स्पिरिचुअल एजुकेशन के प्रति इंक्लाइंड होगी। इसलिए सबसे पहला प्रिंसिपल है रेस्पेक्टिंग नॉलेज सोर्सेस। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी, जिस भी ऑर्गेनाइजेशंस में सीनियर्स का रेस्पेक्ट नहीं होता है, या ऐसे लोगों का रेस्पेक्ट नहीं होता है जिनके पास प्रॉपर विजडम्स है ना, जनरली एक पीक ऑफ सक्सेस आने के बाद एक टेंडेंसी होती है कि जिनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो उन लोगों को साइडलाइन करने का। और ये नॉलेज एक ऐसा नॉलेज है ना, जो कि आप खरीद नहीं सकते, यू कैन नॉट परचेज इट, है ना। जस्ट बाय रेस्पेक्टिंग दैट यू विल गेट इट। लेकिन हमारे आसपास ये लोग होंगे, बट दे विल नॉट स्पीक टू यू, लेकिन इसलिए उनसे नॉलेज लेना है, उनसे गाइडेंस लेना है, उनसे इंस्पिरेशन लेना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज रेस्पेक्ट देम, बिकॉज जस्ट बाय रेस्पेक्टिंग देम आपको कई सालों का एक्सपीरियंस शॉर्ट में मिल सकता है। तो फर्स्ट बोला कि आई होप सो यू आर रेस्पेक्टिंग पीपल ऑफ नॉलेज। सेकंड पूछते हैं, आई होप सो भरत, जो हमारी मदर्स हैं, कौशल्या, सुमित्रा, दे आर हैप्पी। और वर्ड यूज करते हैं, और जो हमारी मदर, आर्य मदर कैकेयी है, आई होप सो शी इज रिजॉइसिंग, वो खुश हैं। अपनी मदर्स को क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल। कौशल्या और सुमित्रा हैप्पी हैं, लेकिन जो कैकेयी है, आर्य है ना, मतलब वर्शिपेबल है एक तरह से, मोस्ट रेस्पेक्टेड, लेकिन वो खुश है। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कि भगवान राम बताना चाह रहे हैं, कि हर व्यक्ति के सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं मदर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लेकिन एक तो होता है गुरु, और दूसरा होती है माँ। कई लोगों के जीवन में वो रोल फादर्स भी प्ले करते हैं। तो फैमिली के जो कोर मेंबर्स होते हैं, फादर्स या मदर्स, कहीं ना कहीं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है व्यक्ति के सक्सेस के पीछे। सो इसलिए दूसरा फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, ऐसे लोग जो कि जिन्होंने हमें खड़ा किया है, जिनकी वजह से आज हम हैं,
उनके प्रति रेस्पेक्टफुल होना, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड शो करना। इसलिए अगर जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप हायरिंग कर रहे हैं, यू कैन चेक कि वो व्यक्ति का वैल्यू सिस्टम कितना स्ट्रांग है। वो जो ये रेपुटेशन की चीजें बताई जा रही हैं, वो इसमें किन किन लेवल्स पे कैसे रेस्पेक्ट करता है। अगर आप हायर कर रहे हैं, यू कैन चेक वो वुमेन्स को कितना रेस्पेक्ट करता है, मदर्स को कितना रेस्पेक्ट करता है, ठीक है नहीं। इसलिए भगवान राम पे प्रिंसिपल बता रहे हैं, नॉट ओनली मदर्स बट रेस्पेक्टिंग एवरी वुमेन इज वेरी मच ऑफ इंपॉर्टेंस। भगवान बोलते हैं कि मिसट्रीटिंग एंड डिसऑनरिंग वुमेन इज कंसिडर्ड टू बी अ लीडरशिप फॉल डाउन। जहां पे वुमेन को मिसट्रीट किया जाएगा, डिसऑनर किया जाएगा, वहां पे लीडरशिप का फॉल डाउन होना निश्चित है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताते हैं, भगवान बोलते हैं आई होप सो। बहुत ध्यान से सुनिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरली ऊपर के दो आपको लग रहा होगा इट इज वेरी अंडरस्टूड, वी हैव हर्ड। थर्ड इज आई होप सो humble son of Vasist, Sujanya, who is learned in scripture, who is non-envious, wise, is respected by you. गुरु हो गया, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द हम्बल सन ऑफ वशिष्ठ सुजन्य, आप उसको भी रेस्पेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बता रहे हैं, सुजन्य के बारे में आप में से कोई बताना चाहेगा, सुजन्य के बारे में क्यों बोल रहे हैं, जो कि उनके गुरु का पुत्र है, उसको रेस्पेक्ट की बात क्यों कह रहे हैं? कोई भी ऐसा सोचिए। हम्म, इज लाइक हिज ब्रदर, यस। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बता रहे हैं कि जनरली जब बात आती है ना रेस्पेक्ट की, तो बिकॉज ऑफ आवर इंडियन कल्चर एक बहुत अंडरस्टूड चीज है कि सीनियर्स को तो रेस्पेक्ट करना चाहिए, और कहीं नहीं वुमेन्स को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट है कि सबसे डिफिकल्ट होता है, सौजन्य क्या थे, वो उनके इक्वल थे, ठीक है नहीं। द पर्सन जो कि कंपिटेंस में, एबिलिटीज में, स्किल्स में, कैरेक्टर में हमारे इक्वल होता है ना, वहां पे रेस्पेक्ट कर पाना ना बहुत मुश्किल होता है। वहां जनरली जब इक्वल लेवल के लोग आते हैं, क्या होता है, कंपीटेंस एंड एनवियसनेस कम्स, ठीक है नहीं। इट इज वेरी डिफिकल्ट जहां पे लोग इक्वल हैं, बराबर हैं, समान है, वहां पे रेस्पेक्ट करना। तो भगवान यहाँ पे प्रिंसिपल सिखा रहे हैं कि इक्वल्स को रेस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप अपने इक्वल्स को कितना रेस्पेक्ट कर रहे हो। जनरली हम सीनियर्स को क्यों, क्योंकि एक है कि भाई इनसे कुछ सीखने को मिलेगा, तो फॉर सम फुलफिलिंग सम इंटेंशंस वी डू दैट। जूनियर्स को हम रेस्पेक्ट कर सकते हैं बिकॉज मुझे एक अच्छा लीडर दिखना है, दिखाना है। बट इक्वल्स क्या होते हैं ना, वो आपको सर सर नहीं बोलेंगे हमेशा, लेकिन दे विल मेनी टाइम्स हम्बल यू डाउन, है कि नहीं। और उसमें भी वो सेंस ऑफ रेस्पेक्ट, कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट डेवलप कर पाना, रख पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड वो तभी हो सकता है जब व्यक्ति जेन्युइनली हार्ट से रेस्पेक्ट करता हो सबको। इट इज वेरी डिफिकल्ट जो कि इक्वल है। इसलिए आप देखोगे हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो सेशन करेंगे, दैट विल बी ऑन फ्रेंडशिप, लेकिन व्हाट इज आइडल फ्रेंडशिप, रामायण से ही डिस्कस करेंगे। सो उस पर हम डिस्कस करेंगे। सो वहां पे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है। और जहां पे कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट होता है ना, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंस ऑफ रेस्पेक्ट रहता है, वहां पे लोग आउट ऑफ देयर फ्री विल दे डू एक्स्ट्रा। ये जो कई बार हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है कि गिव सम मनी एंड विल मेक हिम डू सम एक्स्ट्रा, नो इट विल नॉट वर्क। Leaders, if he thinks like that, he is not thinking the proper attitude of organization management.
पैसे देके आप किसी से कुछ भी नहीं करवा सकते, ठीक है नहीं। आप आज जैसे जैसे सिचुएशन टफ हो रही है, मेनी टाइम्स यू सी घर में जो काम करने आते हैं, कूड़ा उठाने जाते हैं, दे विल नॉट लिसन टू यू। एक दिन आप बोलोगे, आप डांट दो एक बार उनको, दे विल नॉट कम। एंड इफ दे विल नॉट कम, आप कर नहीं पाओगे। सो मेनी टाइम्स पीपल थिंक दैट जस्ट बाई पेइंग मनी वी कैन डू गेट थिंग, हम सब कुछ कर सकते हैं, बट नो, यू कैन नॉट डू एनी एवरीथिंग। सो लीडर शुड लर्न दिस कल्चर, डेवलपिंग कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट। और जहां पे रिस्पेक्ट रहता है, वहां व्यक्ति जरूरत से ज्यादा आपको कंट्रीब्यूट कर सकता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप भरत, यू आर रेस्पेक्टिंग ब्राह्मणास, टीचर्स, डॉक्टर्स, डीटीज, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, टीचर्स ऑफ आर्चरी, ये स्किल्स जो भी टीचर सिखाते हैं, द एजेड वंस, जो हमसे एज में बड़े हैं, द एस्थेटिक्स, द ट्रीज स्टैंडिंग क्रॉस रोड, जो पेड़ क्रॉस रोड में खड़े हैं, आप सबको रेस्पेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं रेस्पेक्टिंग द बोथ द टैंजिबल फैक्टर्स एंड इनटैंजिबल फैक्टर्स। लेकिन हमारे किसी भी सक्सेस के पीछे दो रीजंस होते हैं। एक टैंजिबल रीजन होता है, टैंजिबल कह लो कि ग्रॉस, जो कि दिखता है, जो कि विजिबल होता है। जैसे किसी भी लीडर के लिए ग्रॉस फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? उसकी टीम, उसकी स्ट्रैटेजी, प्लेस, लेकिन रिसोर्सेस, ये टैंजिबल रीजंस है। और जब व्यक्ति सक्सेस को कंसिडर करता है, तो सिर्फ इन टैंजिबल रीजंस के बारे में ही सोचता है। लेकिन भगवान हमेशा बता रहे हैं कि सक्सेस के पीछे देयर इज ऑलवेज इनटैंजिबल रीजंस ऑल्सो। ट्रीज क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी शुड आइडेंटिफाई द इनटैंजिबल थिंग्स ऑल्सो, जो कि हमारे इकोसिस्टम में है, एंड वी शुड रेस्पेक्ट। तो वो इनटैंजिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? जनरली ये इनटैंजिबल रीजंस होते हैं ना, ये दिखते नहीं है, लेकिन ये हमारे लाइफ में बहुत वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन ये इनटैंजिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? कोई गेस करना चाहेगा? यस, एक वर्ड, टू वर्ड। हमारी लाइफ में, किसी भी लीडर्स की लाइफ में इनटैंजिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? परसेप्शन, यस, वेरी गुड। लकी चार्म, वेरी गुड। प्रेयर्स, यस, यस। सो जनरली जो इनटैंजिबल रीजंस होते हैं, वो होता है ब्लेसिंग्स ऑफ हायर पावर्स। देखिए, ब्लेसिंग्स गुरुजनों के, बड़े जनों के, है ना, देवी देवताओं के, ब्लेसिंग्स ऑफ सुपीरियर्स, वेल विशेस, प्रेयर्स, है ना, ऐसे टीचर्स। इसमें और भी चीजें बताएं, जैसे ऐसे टीचर्स जो हमें स्किल सेट सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? इनटैंजिबल होती हैं, ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स, जो कि दिखती नहीं है ना। और जनरली हमारा अंडरस्टैंडिंग लाइफ का क्या है कि जो दिखता है वही है ग्रॉस, है ना। आवर बॉडी इज ग्रॉस बॉडी, अर्थ वाटर एयर फायर ईथर, बट भगवत गीता ऑलवेज टॉक्स अबाउट हायर डायमेंशनल साइंस। आवर बॉडी हैज, इट इज ग्रॉस बॉडी, इट इज सटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी ऑल्सो। सो जनरली हम अपने प्रोसेस एफर्ट्स में वो सटल एस्पेक्ट्स को निग्लेक्ट कर देते हैं, बिकॉज द परसेप्शन ऑफ आवर लाइफ इज ग्रॉस, बट द थिंग्स, द डायनेमिक्स विच वर्क्स इज नॉट ओनली ग्रॉस, इट इज सटल ऑल्सो। सो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि इनटैंजिबल चीजों को भी रेस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसी चीजें हो सकती है हमारी सोसाइटी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, हमारे घर में, जो कि हमें लगता है कि अरे बिल्कुल इसकी क्या जरूरत है, लेकिन हो सकता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो। लेकिन तो इसलिए कहने का मतलब, ट्रीज को क्यों बोल रहे हैं कि किसी भी चीजों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए लीडर्स को। ट्रीज बोलने का मतलब ही ये है। ट्रीज का मतलब ये नहीं कि आप ट्रीज की जाके आरती उतारिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर छोटी से छोटी चीज के प्रति हमें कंसिडरेट रहना चाहिए, रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए।
तो ये पहला प्रिंसिपल बताया जो कि रिस्पेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। फिर आगे भगवान बताते हैं डिसीजन मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले क्योंकि लीडरशिप में आप देखो ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडरशिप से एक्सपेक्टेशन होती है वो क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। ही शुड, उनका मेन रोल ही ये होता है। सारा काम तो बाकी के नीचे के लोग करते हैं। अल्टीमेटली और जो मोस्ट क्रूशियल चीजें होती है वो क्या होती है? टेकिंग डिसीजंस। इवन हमारी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? जो व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में अच्छा होता है, इसलिए आगे के जो दो चीजें बताएंगे देखिएगा, लाइफ में आपको पर्सनली भी बहुत हेल्प करेगा इन मेकिंग पर्सनल डिसीजंस अबाउट आवर लाइफ ऑल्सो। और एज ए लीडर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इंडिविजुअल लाइफ में भी आप प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हो। सो जनरली लीडर्स अपनी लाइफ में क्वालिटी डिसीजन लेना चाहते हैं, सो उसके लिए कुछ चीजें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है राइट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, है ना? इंटेलिजेंस सही होना चाहिए। दूसरा, हैविंग राइट इंटेंशंस। तीसरा है हैविंग पर्सनल इंटीग्रिटी। चौथा है इंटरडिपेंडेंस, हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए। एंड मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसको कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे हम उन डिसीजंस को अप्लाई भी कर सकें। नहीं तो कई बार होता है डिसीजन हम ले लेते हैं लेकिन इट डज नॉट एप्लीकेशन लेवल तक नहीं ला पाते हैं। सो अब भगवान बोलते हैं भरत, आई होप, ध्यान से सुनिएगा, आई होप यू आर नॉट deliberating on decisions alone or with too many people। एक लीडर के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 3 points of decision, quality of decision, yes, right intelligence, right intentions, personal integrity, interdependence on team, mechanism of for implementation। बाकी ये रिकॉर्डिंग शेयर होगी, आप लोग फिर से सुन के नोट्स बना सकते हैं। सो पहली चीज क्या बोलते हैं भगवान कि I hope you are not deliberating on decisions alone or with too many people। जनरली सबसे बड़ा रिस्क होता है डिसीजन मेकिंग का, और सबसे ज्यादा प्रेशर हम कब फील करते हैं? जब हमें डिसीजन मेकिंग अकेले करना होता है, एंड दैट इज मोस्ट डेंजरस फॉर अस। सो जब हम अकेले करते हैं सबसे ज्यादा हम प्रेशर फील करते हैं, माइंड ब्लॉक सा हो जाता है कई बार, and if we don't have too much of clarity then generally we'll end up in making wrong decisions, and then again we fear in going this process of decision making। so इसलिए भगवान प्रिंसिपल बता रहे हैं कि लीडर्स को कभी भी डिसीजन मेकिंग अकेले नहीं करना चाहिए। एंड इसका मतलब होता है अकेले नहीं करना चाहिए, सबसे पूछ के करना चाहिए। जनरली हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं। मेनी टाइम्स वी अप्रोच टू सो मेनी पीपल, बहुत लोगों से पूछते हैं, एंड अगेन व्हाट हैपेंस, इतने रायज इतने व्यूज मिलते हैं, वी अगेन गेट कंफ्यूज्ड। सो भगवान बोल रहे हैं कि अकेले नहीं करना है और बहुत सारे लोगों से नहीं कंसल्ट करना है, rather देन वी शुड हैव फ्यू केपेबल एंड ट्रस्टवर्दी पीपल। उनकी एक टीम होनी चाहिए। कोई भी लीडर्स है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी एक इंपॉर्टेंट कोर टीम, जिसको जनरली कोर टीम बोला जाता है कि नहीं? एंड दीज प्रिंसिपल्स आप देखोगे अभी करंट सिनेरियोज में अप्लाइड होते हैं। तो वो फ्यू केपेबल, कंपिटेंट लोग एंड ट्रस्टवर्दी लोग, ऐसे लोगों की टीम होनी चाहिए, वहां पे डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। आई होप, भगवान अगला पॉइंट बहुत बता रहे हैं कि आई होप कंक्लूजन ऑफ सच डिलिब्रेशन डज नॉट रीच टू पब्लिक ईयर्स बिफोर अनाउंसमेंट। आपकी वो टीम इतनी ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, लीडर्स के अराउंड जो भी टीम है इतनी ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए कि वो भी जो भी बात कर रहा है, जो भी चीजें शेयर कर रहा है, इट डज नॉट रीच, वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है।
लेकिन जनरल ऑडियंस तक जब तक आपने अनाउंस नहीं किया उससे पहले नहीं पहुंचनी चाहिए. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर डिसीजन मैनेजमेंट, कि ऐसी टीम हो जो चीजों को कॉन्फिडेंशियल रख पाए. सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कि भगवान बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ ओपिनियन सीकिंग. राय कैसे लेनी चाहिए, क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए. सो यस, को टीम होनी चाहिए, हमें उनसे डिस्कशन करना चाहिए, लेकिन वो प्रोसेस कैसे करना चाहिए. भगवान राम भरत से बोलते हैं, आई होप यू कंसल्ट 3-4 मिनिस्टर बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली. मतलब आप डिस्कशन जो कर रहे हो ना, वो एक टीम मीटिंग्स में होना चाहिए. जनरली कोर टीम मीटिंग्स होती हैं और जनरली हम उसमें डिस्कशन करते हैं, और मेनी टाइम्स वी ट्राई टू फाइंड आउट द कंक्लूजन, द डिसीजंस इन दैट मीटिंग ओनली. यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि होप यू कंसल्ट 3-4 मिनिस्टर बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, बिकॉज मेनी टाइम्स जो लोग भी ऐसी पोजिशन पे होंगे वो रियलाइज कर पा रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ. मेनी टाइम इट हैपेंस कि व्हेन पीपल आर इन टीम, सम मेंबर ट्राई टू इन्फ्लुएंस द अदर मेंबर्स. उनके ओपिनियंस, उनके राय को, ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं, कोई ज्यादा डोमिनेट करने का प्रयास करता है. इसीलिए मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन टीम मीटिंग्स होती हैं, तो लोग किसी भी एक पॉइंट पे देखते हैं कि यार मैं बहुत, मुझे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, शो चलो जब सो कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, वो ठीक है, मान लेते हैं. लेकिन जब आप लोगों के पास पर्सनली अप्रोच करोगे, देन यू विल सी दैट उनका व्यू पॉइंट अलग है. और जनरली लीडर्स अप्रोच करते हैं जब डिसीजन ले लेते हैं, दे गेट फेल एंड दे अप्रोच, एंड दे विल अप्रोच टू टीम मेंबर्स. वो बोलेंगे कि भाई ये तो मैंने पहले ही बोला था. तो पहले बोला था तो तूने मीटिंग में क्यों नहीं बोला था. मीटिंग में फिर बोलेंगे, दे विल गिव रीजंस. इसलिए अच्छा लीडर्स इवन पेरेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, कि हम एक ग्रुप में स्टूडेंट्स, ये सब चीजों से, टीचर्स, जो टीचर्स हैं उनके लिए बहुत एप्लीकेबल है. ग्रुप में हम किसी कंक्लूजन पे आते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल बच्चे का ओपिनियन आप जब जाके डिस्कशन करोगे, आप देखोगे उनका राय अलग होगा, उनकी राय बिल्कुल अलग होगी, लेकिन दे विल ओपन अप. सो भगवान ने बोला कि दोनों दोनों तरीके से प्रोसेस ये फॉलो करना चाहिए, तब जाके लोग एक्चुअल में आपको अपना कंक्लूजन बताएंगे. फिर एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड रिजल्ट ऑफ ए गुड डिसीजन. भगवान राम बोलते हैं, आई होप वॉट एवर डिसीजन यू टेक, यू हैव टू एंश्योर इट हैज मैक्सिमम प्रॉफिट विथ मिनिमम कॉस्ट. तो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि हमने जो भी डिसीजन मेकिंग किया है वो अच्छा डिसीजन था. सो यू हैव टू एंश्योर इट हैज मैक्सिमम प्रॉफिट विथ मिनिमम कॉस्ट. सो जनरली जब मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट की बात होती है, तो लोग, लीडर्स या कंपनी के ओनर सिर्फ अपने एंगल से देखते हैं. लेकिन जो भगवान राम यहाँ भरत जी से कह रहे हैं वो है, इट शुड बी मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर एवरीवन एंड मिनिमम कॉस्ट फॉर एवरीवन. इट इज नॉट कि भाई सिर्फ जो ओनर है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है, बाकी लोग को कुछ नहीं मिलने वाला. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो इट शुड बी फॉर एवरीवन. दिस इज कॉल्ड सेंसिटिव लीडरशिप. सो सेंसिटिव लीडर वो होता है जो कि ही विल नेवर अचीव एनीथिंग अपने सब्जेक्ट्स को लॉस देके. फिर अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं फॉर डिसीजन मेकिंग इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग विथ कॉम्पिटिटर्स. आई होप किंग्स फ्रॉम अदर किंगडम्स डोंट कम टू नो योर अंडरटेकिंग्स दैट हैव नॉट बीन येट इम्प्लीमेंटेड. सो सबसे पहला कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो जो भी आप प्रोसेस फॉलो करने वाले हो, जो भी डिसीजंस लेने वाले हो, उसके बारे में जाने ना. अगली लाइन बोलते हैं, एंड दे कम टू नो आफ्टर इट इज इम्प्लीमेंटेड. नो वन कम्स टू नो डिटेल्स यू हैव डिस्कस्ड विथ योर मिनिस्टर्स. तो कोई भी जब आपने मिनिस्टर से डिस्कस किया, वो उनको ना पता चले, लेकिन जब ये पूरा प्रोसेस फॉलो हो गया, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, तब आप उनको सब कुछ बता दीजिए.
सो इससे क्या होता है, इट अफेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ अ अदर पर्सन। थर्ड, इम्पार्शियलिटी इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी राजा है तो क्या करना चाहिए, आई होप, भरत, आई होप नो वन हु इज अपराइट इज फॉल्सली अक्यूज्ड। कोई भी बेगुनाह गलत तरीके से अक्यूज ना किया जाए आपके राज्य में ऑफ एन ऑफेंस, एंड डेल्ट इम्पेशेंटली विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी। सो कोई भी व्यक्ति है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता कि वो बेगुनाह, सॉरी गुनहगार नहीं है, तब तक उसको पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। आई होप, एंड इसका वाइस वर्सा, आई होप थीफ इज रेड हैंडेड, कॉट रेड हैंडेड, इंटरोगेटेड वेल एंड नॉट wrongly रिलीज ड्यू टू ग्रीड ऑफ मनी। एंड जो चोर हो, सबसे पहले प्रयास किया जाए उसको रेड हैंडेड पकड़ने का, और उसको प्रॉपर इंटरोगेशन होना चाहिए, और बिकॉज ऑफ ग्रीड ऑफ मनी, पैसे की वजह से उसको छोड़ना सबसे बड़ा, जितना गलत गुनहगार को सजा देना है उतना ही गलत, सॉरी, जितना गलत बेगुनाह को सजा देना है उतना ही गलत गुनहगार को छोड़ना भी है। किसी तरह से छूट गया, जनरली वी फॉलो द फर्स्ट, बट सेकंड वी डोंट फॉलो। I hope your learned ministers objectively examine case after studying case carefully when contention without contention of rich and poor। जो भी केस को एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो इम्पार्शली उस केस को एडमिनिस्टर करें। कौन रिच है, कौन पुअर है, कौन किससे कनेक्टेड है, ये सब चीजों का कोई भी रोल ना नहीं होना चाहिए। सो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि लीडर्स जनरली दे कैन, लीडर्स में मेक इनजस्टिस। भगवान राम तीन रीजन बताते हैं जिसकी वजह से लीडर्स इनजस्टिस कर सकते हैं। पहला है इम्पेशंस। आपके विसिनिटी में कुछ ऐसा हुआ है एंड यू आर गेटिंग टू मच प्रेशर टू एक्ट, एंड इन दैट प्रेशर ऑफ मेकिंग सम एक्शन व्हाट हैपेंस, यू बिकम इम्पेशेंट। एंड उस केस में क्या होता है कि द लीडर डज नॉट spend enough time to hear both the sides, and when he acts, generally what will happen, he will end up in making injustice. Second is greed. If people, the leader or people under him in the process succumbs to greed, then injustice will happen. And third is partiality, favorite versus non-favorite। जहां पे ये चीजें आएंगी वहां पे क्या होगा, पार्शियलिटी होगी। सो लीडर शुड बी डिटैच्ड। until and unless leader is unattached, detached from all these vices, greed, and detached from favoritism and non-favoritism, he cannot take decisions nicely. So this is about decision making. Third is, it is very important, it is about reputation management. So आज के सेशन में जो पॉइंट्स हैं, लाइक ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये सारी चीजों पे अगर एक एक पॉइंट्स को हम डीपर डिस्कस करें तो दीज आर वेरी डीप पॉइंट्स। सो रेपुटेशन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू अचीव सम लीडरशिप पोस्ट। क्योंकि एक लीडर का क्या इंप्रेशन है फॉलोअर्स पे ना, वो मैटर करता है। जनरली मेनी टाइम्स पीपल से ये सब चीजें मैटर नहीं करती है, लेकिन जो व्यक्ति लीडरशिप पोस्ट पे है उसका इंप्रेशन बहुत मैटर करता है लोगों। इसलिए रेपुटेशन, कहते हैं रेपुटेशन इज लाइक ए ग्लास जार, इट हैज टू बी क्लीन बिफोर दैट इज इन योर ग्रिप। सो लीडर्स का रेपुटेशन बहुत मैटर करता है, इसलिए ही शुड बी कॉन्शियस अबाउट हिज रेपुटेशन। क्यों? क्योंकि लीडर को देखने से भी पहले ना लोग
सॉरी, उससे उसको सुनने से भी पहले ना लोग उसको देखते हैं और देख के ही जज कर लेते हैं। उसको उसका एक्शन देखने से भी पहले, उसके वर्ड सुनने से भी पहले लोग उसके इंप्रेशन से ही उसको जज कर लेते हैं। सो यस, मेनी टाइम्स वी से कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इट मे बी ट्रू फॉर ए नॉर्मल इंडिविजुअल बीइंग, बट फॉर अ लीडर इट इज नॉट ट्रू। ही शुड बी कॉन्शियस अबाउट हिज रेपुटेशन। और भगवान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बता रहे हैं, लीडर्स अपना रेपुटेशन कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं। एंड यू विल सी दीज प्रिंसिपल्स maybe consciously or unconsciously are being applied by many of the leaders of our today's world, है कि नहीं? अगर आप उनका लाइफस्टाइल पढ़ेंगे, समझेंगे, आज के जो करंट लीडरशिप में लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट फर्म्स चला रहे हो, चाहे गवर्नमेंट्स चला रहे हो, यू विल सी that these principles, they are knowingly or unknowingly they are following these principles. So Ram asked following questions about reputation management from Bharat. First, Ram asked to Bharat, Bharat, I hope so you do not sleep too much and make sure that you get up on time. It is very important for leaders. ठीक है? क्यों, हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत, आई होप सो यू आर नॉट स्लीपिंग टू मच एंड मेक श्योर यू गेट अप ऑन टाइम. Second is, I hope you contemplate in second half of night on previous day's action. जो नाइट का सेकंड हाफ होता है ना, आप उसमें कल जो पिछला दिन था उसके बारे में कंटेम्पलेशन करते हो. So what do we mean by previous second half of the night? It is generally the ब्रह्म मुहूर्त टाइम, जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है या अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है. So generally good leaders के लिए सबसे important क्या है? That they should conserve energy and using their energies in a very effective way. क्योंकि सबके पास 24 घंटे हैं, and many times when it comes कि भाई, आपने जनरली सुना होगा ये प्रिंसिपल्स कि वी शुड मैनेज आवर टाइम, लेकिन तो हम तुरंत एक ग्राफ बनाते हैं लोग, टाइम क्वाड्रेंट ग्राफ, है ना? अर्जेंट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट. आप सबने हो सकता है किया भी. कितने लोगों ने इस प्रिंसिपल्स को अपनाया अपने लाइफ में? अर्जेंट इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को सुना है और उसको अप्लाई करने का प्रयास किया है? आप सब हाथ खड़ा कर सकते हैं. सुना ही नहीं किसी ने? वाह, बच गए आप लोग तो बहुत बहुत. अच्छा, कितने लोगों ने ये सब सुना है या कोई कुछ और सुना है और टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और टाइम मैनेज कर लिया अपनी लाइफ में? बढ़िया टाइम मैनेज चलता है एकदम जीवन में. यस, कुछ लोगों का चल रहा है, वेरी गुड. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. लीडरशिप मतलब यू शुड बी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर एनर्जी लेवल्स. टाइम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बाद में आता है, सबसे पहले प्रिंसिपल आता है मैनेजिंग आवर एनर्जीज. हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हम, इट इज नॉट अबाउट, वी आर नॉट मशीन्स, वी आर नॉट रोबोट्स. कि हम जनरली लोग शेड्यूल्स बनाते हैं एंड मेनी टाइम्स. अच्छा, फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने कितने लोगों के ऐसा होता है कि वी मेक शेड्यूल्स, हम सोचते हैं हम ये शेड्यूल फॉलो करेंगे एंड वी आर नॉट एबल टू फॉलो, नहीं हो पाता. कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं जो कि ट्रुथफुल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हाथ नहीं खड़ा करेंगे. तो ऐसा है, ऐसा तो है नहीं कि आप हाथ नहीं खड़ा करें तो बिलीव कर लूंगा, है कि नहीं? इतना आसान नहीं है शेड्यूल को फॉलो करना. क्यों? यस, थैंक यू. नहीं हो पाता शेड्यूल फॉलो. क्यों? क्योंकि वी मेक शेड्यूल थिंकिंग दैट वी आर रोबोट्स. कि भाई 7 से 9 ये करूंगा, 8 से 9 ये करूंगा, 9 से 10 ये करूंगा, 10 से 11 ये करूंगा. नहीं होता सर ऐसे. उस दिन आपका मूड खराब हो गया, कॉल आ गया, कुछ हो गया, हाउ यू विल बी एबल टू डू इट? वी मिस ऑल दीज थिंग्स. कि हमारा उस समय कॉन्शियसनेस क्या होगा, मैं किस समय ज्यादा एक्टिव रहता हूँ. सो इसलिए ऑफ कोर्स वी कैन नॉट, हम उस दिन क्या होगा परफेक्टली वो तो नहीं प्लान कर सकते, लेकिन
जो बेस्ट तरीका होता है प्लानिंग करने का अपने शेड्यूल का, वो ये होता है कि आपका एनर्जी लेवल्स कब सबसे ज्यादा है, आप कब अपने 24 घंटे में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो। जो लीडरशिप होती है, जो लीडर्स होते हैं ना, वो यूटिलाइज दिस टाइम फॉर डूइंग देयर मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग्स। जहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल्स की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है, सबसे ज्यादा पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, वैसे डिवाइड किया जाता है अपने टास्क को, अपने शेड्यूल में। लेकिन इट इज नॉट मैकेनिकल कि 7 से 9 ये कर लूंगा, 8 से 9, नो, इट इज नॉट हैपन लाइक दिस। वी हैव टू आइडेंटिफाई कि मेरे दिन के 24 घंटे में मैं सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कब रहता हूँ, और कौन सा ये पूरे टास्क हैं जो सबसे ज्यादा टफ है, मुझे सबसे ज्यादा फोकस चाहिए। आप उनको अपने मोस्ट प्रोडक्टिव चीजों में रखिए। तो क्यों जनरली इनकरेज किया जा रहा है, भगवान राम सुबह उठने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मॉर्निंग टाइम होता है जो जिसमें व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, सबसे ज्यादा पीस, सबसे ज्यादा फोकस, एंड हाई लेवल ऑफ एनर्जीज, हाई लेवल ऑफ क्लैरिटी। 4-5 चीजें रहती हैं जो कि सुबह के समय रहती है। कि ऐसे ही नहीं प्रचलित है कि लोग कहते हैं 5 AM क्लब, है ना, इतने सारे सीईओ 5 बजे उठ रहे हैं, आपने सुना होगा ये सब चीजें। एंड मेनी टाइम्स जो जनरल ऑडियंस रहता है वो क्रिटिसाइज करते रहे कि आप 5 बजे उठते रहते हैं। देयर इज अ लॉजिक एंड साइंस बिहाइंड दिस। आप बिलीव नहीं करोगे, आई वॉज हियरिंग द इंटरव्यू ऑफ सुंदर पिचाई। सो ही वॉज टेलिंग हिज रूटीन कि उसका भी ऐसा टाइम है सुबह उठने का, 5, 5:30 पे। एंड द अर्ली टाइम जो कि स्टार्टिंग का जो 1 घंटा रहता है, जनरली पीपल यूटिलाइज इट फॉर देमसेल्व्स, रीडिंग बुक्स, है ना। बुक्स मतलब स्टडी के बाहर की बुक्स, हेल्थ पे, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें, मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी करना। एंड 7 उसके बाद टी लेना। और ही वॉज स्पीकिंग दैट जो 7:30 to 8:30 टाइम है, या 7 to 8:30 टाइम है, इन दैट टाइम आई डू ऑल माई डिसीजन मेकिंग। जो पूरे दिन में मुझे करना है, वो सारा डिसीजन मेकिंग मैं उसी समय करता हूँ। क्यों? क्योंकि वी हैव, हर व्यक्ति के पास एक दिन में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिसीजन मेकिंग एनर्जी लेवल्स रहते हैं। एंड द मोर, आपने सुना होगा कि भाई स्टीव जॉब्स सेम टाइप की टी शर्ट पहनता था, मार्क जकरबर्ग सेम टाइप की टी शर्ट पहनते हैं। इनसे पूछा गया क्यों आप ऐसा करते हैं, उन्होंने बोला कि द सेम रीजन, कि वी नो दैट एवरीवन हैज लाइफ में एक सर्टेन लेवल एनर्जी अमाउंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग सबके पास होता है। एंड मेनी टाइम्स पीपल यूटिलाइज दिस डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इन चूजिंग, अरे आज ये टी शर्ट पहनूं या ये टी शर्ट पहनूं, ये खाऊं या ये खाऊं, लेकिन ये करूं या ये करूं, ये मूवी देखूं, ये मूवी देखूं। सो सुबह से व्यक्ति क्या होता है, सुबह सुबह उठ के फोन चला रहा है, और उससे क्या हो रही है, उसकी जो एबिलिटीज है, स्ट्रेंथ्स हैं, जो कि भगवान ने सबको दी है बराबर, लेकिन इट इज गिंग स्लोली स्लोली वेस्टेड। जब बात आती है 9 बजे तक, 10 बजे तक, द पर्सन इज टोटली ड्रेन्ड आउट, उसकी सारी एनर्जी लेवल्स ड्रेन आउट हो चुकी होती है। एंड दैट इज वाई दे चूज। इसलिए आपने देखा होगा, सुना होगा सिद्धांत, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। द पर्सन हु इज लिविंग सिंपल ना, वो जानता है कि भाई मेरी एनर्जी, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज है, मुझे कहाँ लगानी चाहिए एक्चुअली में, छोटी मोटी चीजों में वेस्ट नहीं करेगा इन सब एनर्जी लेवल्स को। इसीलिए जो बोला जाता है सुबह का टाइम, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पर्सन नोज ही उस पूरे टाइम को किस चीज के लिए लगाता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। कई बार ऐसा लगता है सर्दी के लिए, वो गर्मी में होता है। सर आप गलत बोल रहे हैं, सर्दी में नहीं होता, वो सिद्धांत वर्क ही नहीं करता है, वो गर्मियों में करता है। नहीं, उसको, वो जानता है इम्पोर्टेंस, भाई ये जो सुबह का टाइम 3-4 घंटा है, मुझे इतनी क्लैरिटी दे देगा कि मैं पूरे दिन काम कर सकता हूँ। ठीक है। और जनरली कई बार लोग रात को एकदम सब ड्रेन्ड आउट होकर पार्टी से, 2-4 लोगों से लड़ाई वड़ाई करके बैठते हैं कि लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा, है ना, गाने वाने चला के, है ना, दुख के गाने चला के, और फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं। अरे सर प्रोसेस ही गलत फॉलो कर रहे हैं आप। भगवान राम की सुन लिए होते तो कुछ भला हो जाता, बेड़ा पार हो जाता। सो लोग ये गलती करते हैं।
क्यों? क्योंकि लीडरशिप मतलब ही है प्लानिंग एंड कंटेम्पलेशन। लीडर्स का काम ही क्या है? लोगों से इंटरेक्शन, प्लानिंग एंड कंटेम्पलेशन। और सबसे ज्यादा कंटेम्पलेटिव आप कब हो सकते हो? सुबह के टाइम। सबसे ज्यादा थॉटफुल आप कब हो सकते हो? सुबह के टाइम। बाकी आप बहुत कम रह पाओगे। और सेकेंड इंपॉर्टेंट, जो कि आज हमारे लिए बहुत रिलेवेंट है, आज की यूथ्स के लिए बहुत रिलेवेंट है, कि राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज वेरी गुड फॉर मेंटल हेल्थ। देखिए, मेंटल हेल्थ अच्छा करने के लिए सुबह उठने की जो हैबिट है, दैट इज वेरी गुड। अगर हम कोई रेगुलरली सुबह उठ रहे हैं तो बिकॉज वी आर फोकस्ड, हम समझ पाते हैं, हम माइंड के स्ट्रेंथ को, मेंटल मसल्स को बिल्डअप कर सकते हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है, ये चीज ना करने से, और सुबह सुबह टाइम अगर हम कहीं इधर उधर वेस्ट कर देते हैं तो क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ बैलेंस, डिजीज का बढ़ना लाइफ में लेजीनेस का बढ़ना, लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। क्यों? क्योंकि वो जो हाई एनर्जी लेवल्स थी वो हमने वेस्ट कर दी एक तरह से इधर उधर की चीजों में। तो अब एनर्जी कम हो गई तो इट विल टेंड्स इनटू लेजीनेस। फिर हम चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं, क्लैरिटी ना होना, प्रायोरिटाइजेशन ना होना। सो ये इंपॉर्टेंट चीज था कि होप यू कंटेम्पलेट इन सेकेंड हाफ ऑफ द नाइट। दो चीजें हमने बताई, एक सुबह उठना, दूसरा सुबह के उठ के सोचना, कंटेम्पलेशन करना, प्लानिंग करना सुबह, सुबह के समय को। थर्ड, भरत आई होप यू ड्रेस प्रॉपरली while मेकिंग पब्लिक अपीयरेंसेस। जब आप पब्लिक अपीयरेंस लेते हो, यू ड्रेस वेरी नाइसली, यू ड्रेस प्रॉपरली। सो कई बार हो सकता है कि अपीयरेंस डिसीविंग होता है बहुत, है ना, यू कैन नॉट जज एनी वन बाई देयर ड्रेसिंग, बट कहीं ना कहीं इट इम्पैक्ट्स द माइंड ऑफ द पीपल, एटलीस्ट द फॉलोअर्स। सो जो लीडर होता है वो जानता है कि भाई कोई भी चीज जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, और उससे मैं लोगों को, स्पेशली जो लोग बहुत जेन्युइन हार्टेड होते हैं, वो जानते हैं। कई बार लोग लीडर्स को क्रिटिसाइज किया जाता है कि अरे ये ऐसा ड्रेस क्यों पहन रहा है, इतना रॉक स्टार बन के क्यों रह रहा है, इसको मफलर बांध के रहना चाहिए। लेकिन मेनी टाइम्स पीपल, बट लोग इंस्पायर्ड नहीं होंगे। हो सकता है ये बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट ना हो, बट फॉलोअर्स होते हैं इस लेवल पे। सो लीडर वो होता है जो कि सबको एक साथ लेके चलना चाहता है, इसलिए वो ऐसे लोग भी हैं, उनको भी कंसिडर करेगा। इट गिव्स ग्रेट कॉन्फिडेंस टू कॉमन मैन, है ना, जब वो लोग देखते हैं कि हिमें भी, हो सकता है वो सिंपल हो, लेकिन जब लोग देखते हैं वेल ड्रेस्ड, है ना, कॉन्फिडेंट लीडर को, तो फॉलोअर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। भरत, है ना, भगवान राम बोलते हैं, भरत, माय डियर भरत, आई होप यू आर नॉट ओवरली अटैच टू वेल्थ, सेंशुअल प्लेजर और रिलीजियस परस्यूट्स। I hope you are not overly attached to wealth, sensual pleasures और religious pursuits. Wealth समझ में आता है, sensual pleasure भी समझ में आता है, religious pursuits, भगवान यहाँ पे बोलते हैं you should, मतलब यहाँ सिद्धांत बता रहे हैं जो भी लीडर्स हैं, they should learn the principle of balance। लेकिन लाइफ में सक्सेस क्या है ना, लाइफ में सक्सेस कोई पॉइंट नहीं है जहां पहुंचा जाता है। लाइफ में सक्सेस है व्हेन यू आर एबल टू बैलेंस ऑल द थ्री। लेकिन मतलब कहने का मतलब कोई भी चीज इनडिस्क्रिमिनेटली नहीं करना चाहिए, बिकॉज लीडर है, ही नीड्स टू थिंक अबाउट वेल्थ एंड रिसोर्सेस, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर है, उसका कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी है, बल्कि एक तरह से, कि रिलीजियस कार्य, रिलीजियस चीजें होती रहें। लेकिन एंड सेंशुअल प्लेजर्स, सेंशुअल प्लेजर मतलब लोगों के लिए हैप्पी रहने के लिए जो बेसिक चीजें हैं, वो फैसिलिटीज हैं, वो चीज भी रहनी चाहिए। फिफ्थ, एक मिनट, फिफ्थ,
ये थोड़ा अलग है। भरत, आई होप यू शेयर डिलिशियस डिशेस विथ योर फ्रेंड्स एंड यू डोंट ईट देम अलोन। ये क्यों बोल रहा है? एक लीडर के लिए why it is important that you share delicious dishes with your friends and team and you don't eat them alone? कोई इस पे सोच के बताना चाहेगा? कोई भी? Had care for his people, yes. और किसी का माइक ऑन है? सो यस, बिल्कुल सही बताया कि लीडर्स जो होते हैं, ओके, लीडर्स जो होते हैं उनका ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अबाउट केयर एंड लव। सो व्हेन वी शेयर, बाय शेयरिंग से क्या होता है, लव एंड बॉन्डिंग इंक्रीजेस। दूसरा इसको बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसको देखने का। हाँ, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जनरली आप देखोगे लीडर्स क्या होते हैं ना, उनका टीम के साथ बहुत सारा इंटरेक्शन जनरली होता है रिलेटेड टू टास्क्स। भाई ये टास्क कंप्लीट करना है, ये एजेंडा कंप्लीट करना है, लेकिन लीडर्स का एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टास्क एजेंडा इन सब चीजों पे जाता है, लेकिन उसको किसी न किसी तरह से स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम निकालना चाहिए हैविंग सम इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस, जिसका कोई एजेंडा ना हो, कुछ भी प्लानिंग ना हो, कुछ भी प्लान नहीं डिस्कस करना है, स्ट्रैटेजी नहीं इन्वॉल्व है, कोई एजेंडा नहीं, जस्ट शेयरिंग, जस्ट हैप्पीली शेयरिंग, है ना। इनफॉर्मल मीट्स कहने का मतलब है लीडर्स को अपनी टीम से इनफॉर्मल डिस्कशंस मीटिंग्स में इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है। इनफॉर्मल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर वो इनफॉर्मल कनेक्शंस नहीं होते हैं ना, तो व्हाट हैपेंस, ट्रस्ट कम हो जाता है, स्पिरिट ऑफ ट्रस्ट गोज डाउन। सो कहीं भी रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग करने ना, सो कई बार अंडरस्टैंडिंग आती है कि रिलेशनशिप्स टीम का, टीममेट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप करना है, तुरंत ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या करते हैं, एचआर को बोलते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो यार, देखो वो छोड़ के जा रहे हैं सब लोग ऑर्गेनाइजेशन, कुछ करो। तो एचआर वाले कहते हैं कि हम इवेंट करते हैं, सबको लेके जाते हैं बाहर, या फिर हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक लेके आपके क्यूबिकल तक आ जाएंगे, है कि नहीं, चलिए बर्थडे काटे, केक काटी। बट ये प्रिंसिपल्स वर्क नहीं करते हैं। जितना चीजों को हम फॉर्मल रखेंगे ना, फॉर्मल चीजों से रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होते हैं। रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं तभी जब देयर आर इनफॉर्मल कनेक्शंस, इनफॉर्मल इंटरेक्शंस भी होते हैं। लेकिन इनफॉर्मली व्यक्ति हार्ट रिवील कर सकता है, जाके डिस्कशन कर सकता है। तो इसलिए ये शेयरिंग मील्स कहने का मतलब है कि इनफॉर्मल इंटरेक्शंस होना, जहां पे आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, लेकिन ये टीम मेंबर से कनेक्ट ना हो रहा हो, उस व्यक्ति से कनेक्ट हो रहे हो। नेक्स्ट इज creating the right working atmosphere. सो रेपुटेशन मैनेजमेंट में अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर्स को ध्यान देना चाहिए। आई होप भरत, आई होप फॉलोअर्स नीदर डिसरेस्पेक्ट्स यू नॉर फियर्स यू। देखिए लीडरशिप ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके थैंक यू। लीडरशिप ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग डर रहे हो, भाई भय के कारण हमेशा लीडरशिप, लीडर से लोग डर डर के ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हैं, दैट डज नॉट वर्क फॉर लॉन्ग। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पीपल हैव बिकम टू क्लोज टू यू, बिकॉज वहां पे जब भी बहुत फैमिलियर हो जाते हैं, कई बार लीडरशिप या कोई व्यक्ति
they become too casual. What happens? People start taking them too casually. जहां पे बहुत ज्यादा फैमिलियरिटी होती है वहां पे कंटेम्प्ट होने लगता है. सो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं. both are bad. So there has to be some gravity in leaders. There has to be some gravity between employers and the employees. तभी वो लीडरशिप को रेस्पेक्ट करेंगे, तभी लीडरशिप को सीरियसली लेंगे. नहीं तो लीडरशिप को सीरियसली ले पाना बहुत मुश्किल होगा. और जब लीडरशिप को सीरियस नहीं लेंगे, उनकी रेपुटेशन को कंसिडर नहीं करेंगे, तो इट इज हार्डली कि वो लोग सुनेंगे उस लीडर की बात. So this we discussed about reputation management. Next is team management. So भगवान राम फिर इसके बाद डिस्कशन में बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कि कोई भी वर्क करने के लिए, कोई भी राज्य को चलाने के लिए, कुछ भी कार्य, बड़ा कार्य करने के लिए ना क्या चाहिए होती है? कोर टीम चाहिए होती है. सो हाउ टू आइडेंटिफाई योर कोर टीम? आई होप योर मिनिस्टर्स, भरत, आई होप योर मिनिस्टर्स आर, तो कोर टीम है जो मिनिस्टर्स हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटीज देखना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए. आई होप योर मिनिस्टर्स आर courageous, learned, self-controlled, born in cultured families से आ रहे हो, expert in knowing the internal sentiments of the people, and they're able to deal with people through external gestures. I hope you are appointing people who are incorruptible, cultured, and full of integrity and trustable. So यहाँ पे आप देखोगे भगवान राम ने फोकस जो कोर टीम की ना, उसमें बहुत ज्यादा ग्रॉस क्वालिटीज का फोकस नहीं किया. जनरली जब हम टीम बनाते हैं या कुछ भी चीज करते हैं, सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं और सबसे ज्यादा कंसिडर जिस चीज को करते हैं वो है कंपीटेंस लेवल, स्किल्स कितने हैं, इतनी सारी चीजें. एंड यस, स्किल्स इज इंपॉर्टेंट, बट वी शुड नॉट चूज आवर कोर टीम just by seeing the competence of the people. अगर उनके अंदर ये सेटल एस्पेक्ट्स नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो टीम लंबे समय तक रह पाएगी. सेटल एस्पेक्ट्स में आप देखोगे कि ट्रस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस किया है. ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, कैरेक्टर, कल्चर, फैमिली से आना. क्योंकि टैलेंट ऐसी चीज है कि आप टैलेंटेड लोगों को हायर कर सकते हो बहुत इजीली, लेकिन ट्रस्टेबल लोग इतने जल्दी मिल पाना बहुत मुश्किल होता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो लोग हमारी लाइफ में मिल पाए जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको. अच्छे टैलेंट वाले लोग बहुत ज्यादा हैं संसार में, बहुत ज्यादा हैं अच्छे टैलेंट वाले लोग. कोई ना कोई किसी न किसी से सीख ही लेता है. कुछ समय बाद किसी न किसी व्यक्ति का कोई ना कोई कॉम्पिटिटर आ ही जाता है. लेकिन अच्छे वैल्यूज वाले लोग बहुत कम है संसार में. क्यों? क्योंकि अच्छे वैल्यूज को फॉलो करना, राइटियस होना लाइफ में, इट रिक्वायर्स ग्रेट करेज. दूसरा आपने देखा होगा फोकस बहुत क्या है कि दे शुड कम फ्रॉम कल्चर्ड फैमिलीज. ऐसा क्यों बोला कल्चर्ड फैमिलीज? बिकॉज द पीपल, जो लोग कल्चर्ड फैमिली से आ रहे हैं, मतलब उनकी फैमिलीज में भी ये वैल्यूज पे फोकस रहता है बचपन से ही. बचपन से उन्होंने, उनकी फैमिलीज ने वैल्यूज सिखाया उनको, और वैल्यूज का पालन उनके घर पे भी होता है. So for those people, it is very easy to practice their value system. लेकिन तो ऐसे लोग जनरली क्या होते हैं, बहुत हाई इंटीग्रिटी के होते हैं, और बहुत इजी उनके लिए ये सारे सिद्धांत, वैल्यू सिस्टम फॉलो करना बहुत इजी होता है. जैसे मैं आपको एक केस स्टडी बताऊं. सो दिस केस स्टडी इज अबाउट
ताज होटल, आप सबने ताज होटल का सुना होगा। तो ताज होटल पे जब अटैक हुआ था, तो उसके बाद हॉवर्ड ने एक केस स्टडी किया कि ताज होटल के जितने भी एम्प्लॉयज थे ना, सबके पास इनफ अपॉर्चुनिटीज थी अपनी लाइफ को बचाने के लिए, क्योंकि उनको सारे रास्ते पता थे और वो सब ऐसे पोजीशंस पे थे कि आराम से निकल सकते थे। लेकिन ऑल दोज एम्प्लॉयज रिस्किंग देयर लाइफ्स, वो कोई ऐसे एम्प्लॉयज नहीं थे जिनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिली हो, जिनको देश के लिए जान देने के लिए शिक्षा मिली हो। नो, दीज पीपल वर नॉट लाइक दैट, बट स्टिल दोज पीपल, वो लोग, और उसके लिए पैसे भी नहीं मिलते थे उनको, लेकिन स्टिल उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के, जितने भी लोग थे, ऑल्दो पुलिस, मिलिट्री, एवरीवन वाज देयर, स्टिल दे वर, वो लोग अंदर थे अपनी लाइफ को रिस्क करते हुए, ताकि सबके जितने भी उनके गेस्ट थे सबकी लाइफ बच पाए। तो जब पूरा ये इंसिडेंस हुआ, इट बिकेम दे बिकेम ग्रेट हीरोज। हालांकि वी डो नॉट नो, बट बाहर ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस में, कई इंस्टीट्यूट्स में उन पे स्टडी हुआ कि कैसे उन लोग ने इतने सारे, और उनके एफर्ट्स की वजह से बहुत सारे गेस्ट की, बहुत सारे लोगों की जान बच पाई। सो उन पे रिसर्च हुआ, और एक रिसर्च, मैं ये वीडियो लिंक शेयर करूंगा। रिसर्च में ये पाया गया रिपोर्ट कि ज्यादातर जो ताज हायरिंग करता था, ताज हायर्स मोस्ट ऑफ इट्स पीपल फ्रॉम, जो कि जो छोटे शहर होते हैं, बहुत बड़े शहर नहीं, थोड़े छोटे शहर में, और जो जनरली जिनका बैकग्राउंड थोड़ा कल्चर्ड होता है, कल्चर्ड फैमिली से आते हैं, वैसे फैमिली से लोगों को वो हायर करते थे। ये उनका प्रायोरिटी था। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये क्यों करते थे, क्योंकि जनरली जो इस कल्चर्ड फैमिली से आते हैं उनके अंदर डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट लेवल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीजें बहुत पाया जाता है। जनरली जिनके लाइफ में बचपन से बहुत कुछ फैसिलिटीज मिली है उनको, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि यू विल फाइंड देम रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टेबल, कमिटेड, बहुत कम होता है। लेकिन क्योंकि ये सब आता है जिनको जनरली लाइफ में रिसोर्सेज की कमी रही है लाइफ में। मेनी टाइम्स हम क्रिटिसाइज करते हैं, हमारा बचपन में ये नहीं मिला, वो नहीं, उसकी वजह से हम आज मेंटली हेल्दी है। लेकिन नहीं तो अगर सारे रिसोर्सेज मिल जाते, वी बिकम्स मेंटली मिजरेबल। लेकिन पेशेंस लेवल, ये सब चीजें धीरे धीरे कम हो रहा है आज के यंगर जनरेशन का। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी, इसलिए जब भी हायरिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों का फैमिली बैकग्राउंड जानना, है कि नहीं। तो जो भी लोग ऐसे हायरिंग प्रोसेस में हैं या ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं कि जो भी आप टीम फॉर्म कर रहे हो उसके अंदर उनके बारे में जानना, उनके बारे में ये सारी चीजें जाननी है, लेकिन तब आप ट्रस्ट वर्दी लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे। ट्रस्ट, यू कैनॉट चेक ट्रस्ट जस्ट बाय वर्ड्स ऑफ पीपल, लेकिन यू हैव टू चेक मेनी एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट, आई होप भरत यू प्रेफर वन वाइज मैन ओवर 100 स्टूपिड पीपल। आप क्वालिटी पे फोकस करते हो, ना कि क्वांटिटी पे। क्योंकि जो 1000 लोग, हम हो सकता है कई बार सोचते हैं कि यार एक व्यक्ति इतना पैसा लेगा, ये करेगा, लेकिन वो बहुत क्वालिटी है, ट्रस्टवर्दी है, और कई बार उसके कॉस्ट में हम कई लोगों को सोचते हैं इसके बदले तो दो रख लेंगे, हो जाए काम। नो, थिंग्स डज नॉट वर्क लाइक दैट। यू कैन नॉट रिप्लेस क्वालिटी पीपल बाई 1000 पीपल ऑल्सो, बिकॉज वो 100 1000 लोग जो आएंगे ना, वो जितना काम करेंगे उससे ज्यादा डैमेज करेंगे सोसाइटी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो डैमेज अनइमेजिनेबल होगा। तो इसलिए बियॉन्ड नंबर गेम्स लाइज द ट्रेजर ऑफ सब्सटेंस। सो इसलिए टीम में अगर कोई क्वालिटी लोग हो, उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, टीम को मैनेज करने का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है असाइनिंग रोल्स प्रॉपरली। भगवान राम बोलते हैं, भरत, आई होप सुपीरियर सर्वेंट्स आर गिवन सुपीरियर जॉब्स, mediocre servants are given mediocre jobs, and inferior are given inferior jobs। कहने का मतलब है कि
कई बार अभी का ट्रेंड है वो ये है कि सबको बराबर, नो, जिसके अंदर जिसका साइकोफिजिकल नेचर है, यहाँ पे प्रिंसिपल जो भगवान बता रहे हैं वो है कि अपॉइंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर साइकोफिजिकल नेचर। हमने इस पे एक सेशन किया था, नोइंग योर पर्सनैलिटी टाइप। आप में से जिन्होंने नहीं अटेंड किया है, यू कैन गो एंड अटेंड दैट सेशन। कैसे किसी का पर्सनैलिटी टाइप कोई खुद जान सकता है और आप कैसे जान सकते हो उसका। और लोगों को बेस्ट आप तभी एंगेज कर सकते हैं जब आपको लोगों का साइकोफिजिकल नेचर पता है। क्योंकि जो सुपीरियर कहने का मतलब है, कहने का मतलब यह है कि वो लोग जो कि कॉन्शियसली वर्क करते हैं, जिनको धक्का नहीं मारना पड़ता है, दो वो लोग जो कि सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको जस्ट काम दे दो, दे विल गिव आउटपुट। और इंफीरियर कहने का मतलब है वो लोग जो कि अनकॉन्शियस रहते हैं कार्य करते समय, लेकिन वो अपना काम भी हेट करते हैं, 10 गाली देते हुए अपना काम करेंगे। उनको 100 बार धक्का देना पड़ता है, रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं, तब जाके वो कार्य को करते हैं। ऐसी टीम में अगर ज्यादा लोग हैं जो कि इस टाइप के हैं, तो उनको उसी टाइप का जॉब देना चाहिए। तो जॉब का लोकेशन, रोल्स का लोकेशन बहुत सोच समझ के होना चाहिए। अगर गुड एम्प्लॉय को आपने कोई ऐसा रोल, मीडियोकर रोल दे दिया या इंफीरियर रोल दे दिया, तो उसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन कंपिटेंस भी है, लेकिन हम उसका बेस्ट यूज नहीं कर पाएंगे। सो ये प्रिंसिपल सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे कोई सीईओ बनना चाहे, चाहे कोई मेड रिक्रूट कर रहा हो घर पे, है ना। मेड से कैसे डील करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग द आर्मी चीफ। भरत, आई होप आर्मी चीफ सेलेक्टेड बाय यू, ये सबसे आश्चर्यजनक है। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपको आर्मी चीफ चूज करना हो अपने राज्य में, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होना चाहिए उसके अंदर, करेज के अलावा? लव फॉर नेशन। लव फॉर नेशन। और आप इसका जवाब सुन के बिल्डर हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम। आप में से जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आप ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम बोल रहे हैं, he should be good team leader, humbleness, yes, self motivated, not attached, humility, humble 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 humble। तो अब ध्यान से सुनिएगा। आई होप आर्मी चीफ selected by you is जॉली। जॉली है वो, खुश रहता है, हमेशा हंसता रहता है, हंसाता रहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो कि एक आर्मी चीफ के अंदर होना चाहिए। क्यों? ऑफ कोर्स बाकी क्वालिटीज भी हैं। ही इज जॉली, सबसे पहले इसलिए जॉली बोल रहे हैं भगवान। सेकंड कम्स वाइस, वैलरस, वेल बिहेव्ड, जो कि आप सबने बताया ऑलरेडी, ये वाला नहीं बताया था किसी ने। लव टू सबॉर्डिनेट्स, जो कि कंचन ने भी बताया है। ही इज कमिंग फ्रॉम कल्चर्ड फैमिली एंड वेरी एफिशिएंट। अब सोचने की बात आती है, बाकी सब समझ में आता है, ये जॉली क्यों बोल रहे हैं? दिस इज रामायण, ठीक है। रामायण इज नॉट नॉट नॉर्मल थिंग। ध्यान से सुनिएगा, जॉली क्यों बोल रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल who hold considerable amount of power should be jolly and gentle। जो लोग पावर, बहुत ज्यादा पावर जिनके पास है ना, मतलब आप आर्मी चीफ मतलब यू आर होल्डिंग सो मच पावर, इतने सारे लोगों को कंट्रोल करो, आपके एक इशारे पे बहुत कुछ हो सकता है। एंड जब व्यक्ति के पास इतना पावर आ जाता है ना, जनरली देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेट करप्टेड। करप्टेड मतलब करप्शन इन सेंस ऑफ यूजिंग दैट पावर फॉर सेल्फ।
or misusing that power. And many times power tends towards insanity with desires to control and manipulate. So leaders should choose for roles who have power, है ना. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर जो है ना, जिस बहुत ज्यादा पावर होल्ड कर रहा है, he should have some बहुत इजी समय टीम के साथ, जहां पे लोग उससे बहुत ज्यादा फियरफुल ना रहे. कहने का मतलब ये है, इट इज नॉट जस्ट कि डिमांड, ही इज इन डिमांडिंग मूड, मुझे ये चाहिए, इंस्ट्रक्शन ये बोला हो जाना चाहिए, ये बोला होना चाहिए. दे शुड बी वर्किंग फॉर हिम बिकॉज दे लाइक दैट पर्सन, they connect with that person, they connect with that leader, not just because he is the leader. It is not all about positional leadership. Yeah, kahin pe dal diya and everybody has to follow. No. Many times leaders become project centric and they do not consider people, they do not consider anything about people. Rather than जब व्यक्ति जॉली होगा, हंसी मजाक कर रहा है, he will be concerned about the people also. So that connection with people is important, because any projects get completed or project thrives when people are happy, and people are happy. लोग कब खुश होते हैं? जब रेस्पेक्ट मिलता है. लेकिन वो आपके लिए हमेशा एक्स्ट्रा करेंगे. जनरली ऐसा लगता है कि भाई दिवाली पे कोई 100 रुपये मांग रहा है एक्स्ट्रा, क्यों देना, अब दे दो. लेकिन मेनी टाइम्स हम ये सब छोटी कैलकुलेशंस करते हैं बहुत. वो व्यक्ति, अगर आपने उसको रेस्पेक्ट किया ना, उसको कंसिडर किया ना, वो जो आपके मूवमेंट, आपके घर, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी लीडरशिप में, आपके जिस चीजों में भी वो जो कंट्रीब्यूशन कर सकता है ना, दैट इज इनवैल्यूएबल. वो आप कितनी भी स्ट्रैटेजी बनवा के वो नहीं करवा सकते. हो सकता है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन रात भर आपके लिए काम कर दे, जस्ट बिकॉज आपने कंसिडर किया था. आई वेंट टू अ शॉप, तो हमारा एक बिल्डिंग था, वी वर मेकिंग इट अ हॉस्टल. सो वहाँ पे कूलर्स लगा रहे थे, लेकिन सारे रूम्स में कूलर्स लगा रहे थे हम. सो हम शॉप ओनर के पास गए, और तो उसका एक हेल्पर था. सो वो आया और वो थोड़ा सा परेशान लग रहा था फोन से अपने ओनर से, ये सब से बात करके. तो उन सब ऐसे बात करने लगा. पूछा तो उसने बोला कि, मैंने पूछा कितना मिलता है, कह रहा 15,000. तो मैंने कहा इतना तो आप इतना डेडिकेटेड हो, इतना कुछ कर रहे हो, आप ज्यादा कमा सकते हो, उनके लिए क्यों काम कर रहे हो. एंड रियली उसके अंदर बहुत वैल्यू, मतलब बहुत स्ट्रांग व्यक्ति था वो. लेकिन उसने बोला कि मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ क्योंकि जब भी मेरी लाइफ में बड़े बड़े चैलेंज आए, प्रॉब्लम आए, ये हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, चाहे मेरी बेटी की शादी हो, चाहे जो हो. एंड वो जो उन्होंने किया है ना, आई कैन नॉट बी, मतलब मैं उसको किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ. इसलिए थोड़ा सा बोलते हैं, मैं जानता हूँ उनका स्वभाव है और मैं समझ गया हूँ. मतलब बहुत छोटी सी चीज बोली जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति ने बताई, लेकिन इट इज वेरी हाई प्रिंसिपल्स. ठीक है. इट इज नॉट लाइक दैट कि 20 साल 21 साल किसी ने आपके लिए काम किया एंड जस्ट आपने बुलाया सबको एक साथ, तो एक साथ फायर कर दिया. डोंट हैव दैट वैल्यू सिस्टम. यस वी नो देयर इज रिसेशन, ये है वो है, बट देयर आर अदर कंपनीज, अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. टाटा भी ऐसे रिसेशन से गुजरी, लेकिन लोगों ने कैसे एक दूसरे को कंसिडर किया. लेकिन इट इज नॉट कि सबका इतना परसेंट. आप देखो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन दिमाग लगाया है कि जो लोअर लेवल ऑफ लोग हैं वो कट टू माउथ चलते हैं. वी कैन नॉट कट देयर सैलरीज, आप नहीं कर सकते हैं. सो अ काइंड ऑफ sensitivity and intelligence should be applied. I hope that warriors who are powerful and extremely skilled in combat and high performance are duly respected and honored by you. जो लोग बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत कॉम्बैट में एक्सपर्ट हैं, उनको आप एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देते हैं. क्योंकि कुछ लोग जो कि हाई परफॉर्मर्स होते हैं ना, उनको एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देना क्यों जरूरी है? बिकॉज इन द प्रोसेस, जनरली आपने प्रिंसिपल सुना होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 20% लोग ही काम करते हैं, या मेजर काम 20% ही लोग करते हैं. 20% पीपल डू 80% ऑफ जॉब, रेस्ट 80% ऑफ लोग ऐसे ही रहते हैं. और जब बात आती है इक्वालिटी की, और आप ऐसे लोगों को जो, क्योंकि जो हाई परफॉर्मर है ना, दे अंडरगो मेनी ट्रेमेंडस सैक्रिफाइसेस.
they undergo personal risk, time, energy, discomfort to achieve those targets. एंड अगर आप उनको एकदम नेग्लेक्ट कर दोगे, सब बोलोगे कि सब एक ही जैसे हैं, लेकिन देन दे गेट डिमोटिवेटेड. सो उनको ऐसा लगता है कि हमने इतना कुछ किया है, अपना एनर्जी टाइम दिया, और nobody notices us because many times they don't want much in terms of resources. Many times people just want कि जो भी वो एफर्ट कर रहे हैं it should get noticed. So if you not, अगर आप सेम लेवल पे ट्रीट कर रहे हो, मतलब उनको लगता है कि यार कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं है. सो इसलिए लीडर्स आर सेंसिटिव एंड दे नो कौन व्यक्ति का पोजीशन रोल्स क्या है और उसके हिसाब से कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है. अगला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है disbursement of salaries and compensation. Bharat, I hope you regularly supply provision, salary, and you pay them without delaying it. आप जो भी एम्प्लॉयज हैं या जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, उनके जो नीड्स हैं, सैलरीज हैं, रिसोर्सेज है, जो भी प्रोविजन बना है, वो सारी चीजों का कंप्लायंस हो रहा है एक तरह से. क्योंकि जनरली जो सर्विस सेक्टर में लोग होते हैं, जो लोग सर्विस कर रहे हैं, दे बिकम हाईली डिस्टर्ब एंड करप्ट जब आप उनकी सैलरीज डिले करते हो. अब देखो, जैसे पुलिस को इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन पुलिस का सैलरी स्ट्रक्चर देखो बहुत कम है. इट इज वेरी लेस इन, अगर इन कंपैरिजन टू व्हाट उनसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है. उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो छाती पे गोली खा सके, और पैसे कितने दिए जाते हैं? बहुत कम. डंडा देके उनको लड़ने के लिए भेज दिया जाता है मेनी टाइम्स. सो मेनी टाइम्स वी थिंक कि करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है, बट व्हाट आर द रीजंस? करप्शन क्यों हो रहा है? करप्शन क्यों कर रहा है व्यक्ति? बिकॉज आप देखो, कई जगह लोग, आप गांव में जाओ, टीचर्स की 6-6 महीने तक सैलरी नहीं आती है ना. रिसर्च स्कॉलर्स की पैसे ही नहीं आते हैं. हमारा सिस्टम का स्ट्रक्चर है. करप्शन खत्म कैसे होगा? ये सब रीजंस होते हैं. तो जब पैसे नहीं आते तो व्यक्ति क्या करता है? क्योंकि घर तो चलाना है ना. बिकॉज लोगों का घर किस, अगर वो नहीं करेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट वी शुड अंडरस्टैंड कि इफ वी नॉट, हम इस पे इनहेंस नहीं करेंगे तो उनका घर पे हो सकता है कुछ, घर की रोजी रोटी ना चले. सो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किंग्स, लीडर्स. दे शुड एंश्योर कि लोगों के पास सफिशिएंट, जो जितना लेबर कर रहा है उसके हिसाब से उसको चीजें मिले और सही समय पे मिले. सही समय पे देना, सैलरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. लेकिन अगर आपके अंडर में लोग कार्य कर रहे हैं, आप 10 तारीख बोले हो, आप 11 तारीख बोलते हो, आपका इंटीग्रिटी लॉस्ट हो रहा है. आपके घर में मेड काम कर रही है, आप 10 तारीख बोले हो, आपने 11 किया, योर इंटीग्रिटी इज लॉस्ट. वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे. वी शुड बी वेरी सीरियस इन डीलिंग्स विथ मनी, स्पेशली ऐसे लोगों के साथ जिनका सब कुछ डिपेंडेंस इन सब चीजों पे है. और वो ऐसे हम नहीं करेंगे तो दे, या तो सिस्टम में बने रहना है तो दे विल फाइंड सम अल्टरनेट रूट्स, या फिर वो आपको डिससेटिस्फाइड फील करेंगे. लास्ट इज एलिमिनेटिंग रॉटन एप्पल्स. जनरली हमारी टीम्स हमें बहुत केयरफुली बनाने चाहिए, लेकिन अगर टीम्स में कोई रॉटन एप्पल है, मतलब कोई व्यक्ति खराब है, आपने सब कुछ कर लिया फिर भी वो नहीं सुधर रहा है, एंड इट इज हार्मफुल फॉर द होल टीम और ऑर्गेनाइजेशन, देन वी शुड एलिमिनेट दोस पीपल आल्सो. है ना? हिज लीडर इज नॉट वन हु इज फॉल्सली अटैच्ड. भुवन राम बोलते हैं, वन हु डज नॉट एलिमिनेट a physician who is aggravating the disease, a servant who feels disgraced, and a powerful warrior who is seeking for war, who is seeking for power. They destroy the unity of the team. कहने का मतलब है कि ऐसे लोग, फिजिशियन, मतलब यहाँ पे ये लाइन क्यों बोले, फिजिशियन एग्रेवेटिंग डिजीज, मतलब कुछ लोग जो कि लीडर्स को फिजिकल हार्म कर सकते हैं, उनको टीम में रखना इज वेरी डेंजरस.
सेकंड इज सर्वेंट्स, वो किस तरह से हार्म कर सकते हैं लीडर को, लीडर्स की रेपुटेशन पे हार्म कर सकते हैं। एंड थर्ड इज पावरफुल वॉरियर्स, वो क्या कर सकते हैं, दे मे ट्राई टू टेक द पोजीशन ऑफ द लीडर्स। सो इस इंटेंशन के लोगों को लीडर्स को एलिमिनेट करना चाहिए। सो दिस वाज अंडर द टीम मैनेजमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट हमारा, जो कि है कैरेक्टर मैनेजमेंट। हमारा समय हो गया है, बट we'll take 5 minutes more and we'll discuss this character management. So इसमें लास्ट में भगवान बोलते हैं, he had conversation with भरत, और बोलते हैं he talks about 14 major sins of a leader. So just मैं रीड आउट करूंगा और आप ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। पहला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिविंग मटेरियल वर्ल्ड एज मच इंपॉर्टेंस एज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है कि नहीं? मटेरियल चीजों को स्पिरिचुअल चीजों के बराबर या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक अ लीडर कैन हैव। सेकंड इज केयरलेसनेस, लीडर शुड नॉट बी केयरलेस। थर्ड इज प्रोक्रेस्टिनेशन। फोर्थ इज लैक ऑफ righteous people. Fifth is neglecting duties because of overindulgence in intoxication. जो जिम्मेदारी है सेंस ग्रेटिफिकेशन में ओवर इंडल्जेंस की वजह से अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट करना। सिक्स्थ इज ओवर अटैचमेंट टू सेंसरी प्लेजर्स, है ना, ओवर अटैचमेंट करना, कोई लाइफ को रेगुलेटेड वे में ना जीने का प्रयास करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना, है ना, ओवर अटैचमेंट। ऑटोक्रेसी इन डिसीजन मेकिंग कंसल्ट के साथ ना करना, rather देन अपनी चलाना, ऑटोक्रेसी। अवॉइडिंग इम्प्लीमेंटेशन इफ डिसीजन इज ऑलरेडी मेड। दूसरा, अगर कंसल्टेशन से कोई डिसीजन आ गया, उसको इम्प्लीमेंट ना करना, उसको अवॉइड करना, टालते रहना 5 साल नहीं 10 साल, 10 साल नहीं 15 साल। दिस इज सिन। नाइन्थ इज डिसऑनेस्टी। 10th इज revealing confidential info to outside people. 11th is demonstrating anger at respectable mother, father, guru, wise, even if they have committed mistake. ऐसे लोगों पे एंगर शो करना। 12th, indulging people with adverse opinion and thus wasting time. ऐसे लोगों के साथ बहुत ज्यादा डिस्कशन करना जिनके एडवर्स बहुत नेगेटिव ओपिनियंस हैं और जस्ट समय वेस्ट करने के लिए वो लोग बात कर रहे हैं। 13th, स्पीकिंग नेगेटिव वर्ड्स बिफोर बिगिनिंग अ न्यू वेंचर। कुछ भी नए इनिशिएटिव, नया वेंचर स्टार्ट करने से पहले क्या करना, नेगेटिव बातें करने लगना, ये नहीं होगा मुझे लग रहा है पहले से। नेक्स्ट इज रेस्पेक्टिंग बैड पीपल। बुरे लोगों को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देना, बहुत ज्यादा कंसिडरेट रहना और अच्छे लोगों को नेग्लेक्ट करना। सो ये जो पॉइंट्स है ये जनरली है, it is all about character, and a leader who manages all these things, he can manage his character. So he should safeguard from all these sins to strengthen his character. तो ये पॉइंट्स थे जो कि हमने डिस्कस किए अबाउट राम राज्य, जिसमें हमने पहला डिस्कस किया रेस्पेक्ट मैनेजमेंट, फिर हमने डिस्कस किया डिसीजन मैनेजमेंट, थर्ड डिस्कस किया रेपुटेशन मैनेजमेंट, फोर्थ हमने डिस्कस किया टीम मैनेजमेंट, एंड फिफ्थ इज कैरेक्टर मैनेजमेंट। जब कोई भी व्यक्ति इन पांचों चीजों का ध्यान अच्छे से रख पाएगा तब ही कैन क्रिएट एन एटमॉस्फेयर विच लुक्स लाइक राम राज्य। एंड अल्टीमेटली यस, जनरली लोग राम राज्य चाहते हैं लेकिन राम को नहीं लाना चाहते हैं। सो राम को लाने का मतलब ही है इन सारे सिद्धांतों को
अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। राम को लाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि राम को सिर्फ अपने स्टेटस या डीपी पे लगाना, रेदर देन राम ने जो सिद्धांत बताए हैं उनको अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारने का प्रयास करना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।